ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस का, सोसाइटीज़ का हम लोग उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, उसमें एज़ अ स्टूडेंट, एज़ एन एस्पिरेंट पार्टिसिपेट करते थे और आज हमें इसी प्लेटफ़ॉर्म पे आकर अपने बारे में बताने का मौका मिल रहा है। तो बहुत फॉर्च्यूनेट, बहुत लकी मान रहे हैं खुद को। तो बिल्कुल। जैसे कि सर ने बताया कि मेरा नाम शालिनी कुमारी है और मैं बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मैं दिल्ली में ही रही हूँ। मेरी सारी एजुकेशन और मतलब हायर डिग्री, हायर एजुकेशन सब कुछ ही दिल्ली में ही हुआ है क्योंकि मेरे पापा यहाँ सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में सर्विस करते हैं, तो बचपन से ही मैं दिल्ली में रही हूँ। मेरी जो क्लास 10th और 12th की जो पढ़ाई थी वो दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल से हुई थी और फिर वहाँ से मैंने सीबीएसई बोर्ड में अच्छे परसेंटेज के साथ अपनी 10th और 12th की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। किरोड़ी मल कॉलेज जो माना जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है डीयू का, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी ऑनर्स था मेरा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। फिर 2020 से 2022 तक मैंने मास्टर्स किया डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही, डीयू का ही कॉलेज है वो। मास्टर्स मैंने ज्योग्राफी में किया था। 2022 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। मैंने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के दौरान मतलब 2020-21 के से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी बीपीएससी की, 21 में शुरू की थी मेनली। और मेरा पूरा सेल्फ प्रिपरेशन था, मैंने कोई कोचिंग कभी नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात, मैंने बीपीएससी का एक भी टेस्ट सीरीज मैंने नहीं लिखा है। ये मेरी गलती थी, आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग ज़रूर लिखिएगा, आपको टेस्ट देने का मौका जहाँ भी मिले आप दीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं था उतना, इसलिए मैं नहीं दे पाई थी। तो मैंने खुद से अपनी तैयारी की, खुद को ही, मेरा मुझे किसी ने गाइड भी नहीं किया था, खुद का ही मार्गदर्शन मैंने खुद किया था क्योंकि इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला मुझे, मतलब लोगों से इंटरेक्शन कम था, तो मैंने खुद से किया वो सब। और फिर 67th बीपीएससी 2021 में इसका फॉर्म आया था, तो उसके बाद 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो। और फिर उसके बाद अभी 68 का, मतलब दोनों चीज़ें साथ ही चल रही थी, तो 68 मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और यही था, उसके बाद मैं अपने 59 में प्रिपरेशन में निकला ही हुआ थी। था। हाँ, 69th में भी मैंने दिया था प्रीलिम्स, तो मेरा वो क्वालीफाई, क्योंकि उस टाइम तक 68 का 67th का रिजल्ट नहीं आया हुआ था, तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक लोग देते हैं ना। तो वही था, दिया मैंने, पर उससे पहले ही 67th में सिलेक्शन हो गया था, तो 68 का मेंस मैंने स्किप कर दिया, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा मेंस का। उसके बाद फिर 68 भी इंटरव्यू देने का मौका मिला, तो सोचा इंटरव्यू दे देते हैं, तो इंटरव्यू दे दिए, तो फिर एक ये पोस्ट मिल गया। रैंक अच्छी आई थी लेकिन पोस्ट मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। बाकी अब तो ये जर्नी फाइनली खत्म हो गई है और नई जर्नी की आगे अब शुरुआत होगी। तो बस यही था मेरा पूरा बैकग्राउंड। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या कहते हैं कि पिछले बार 67 से और इस बार 68th में, वो तो सिलेक्शन तो हुआ जस्ट, उसके बाद फिर एक झटके में दूसरा सिलेक्शन हो गया। रैंक में भी इतना जी। इम्प्रूवमेंट आ गया, तो क्या चेंजिंग दिख रहा है? कुछ कुछ बदला है इस बीच में? क्या पढ़ाई लिखाई किए, कितना किए, वो तो सबको पता ही है। बट यही होता है ना कि एक बार जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो कई बार एग्जाम निकलता है। 69 में निकला हुआ। हाँ, ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से। मैं मतलब बहुत मेरा एम्फसाइज मैं करूँगी इस चीज़ पे कि 1 ईयर का प्रिपरेशन अगर आपका है, बहुत डेस्परेट वाला, मतलब बहुत डेस्परेटली आप किसी एग्ज़ाम के लिए 1 ईयर देते हैं, आप हर दिन 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 साल की मेहनत, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी एग्ज़ाम छूटेगा। उसको वैसी मेहनत फिर आपको ज़िंदगी में कभी नहीं करनी होगी, सिर्फ़ एक बार। सिर्फ़ एक बार करिए। मुझे याद है 67th में मैंने बहुत पढ़ाई किया था, हम्म। उसके बाद 68th में मैंने कुछ नहीं किया था। प्रीलिम्स, क्योंकि मैं हेलो। 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 यस सर। हाँ, ये शायद मैम का नेटवर्क वीक हो गया है। यस सर। हम्म, उनका चूंकि वाईफाई चलता है वहां पे, तो पता नहीं वाईफाई कभी कई बार गायब हो जाता है। हाँ सर। तो वो एक। थोड़ा-सा एक चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ ब्रेक हुई थी क्या हाँ, अभी? ब्रेक हुई थी, बट ठीक है अब। अच्छा। हाँ, तो हो सकता है आज थोड़ा था, मेरे वाईफ़ाई में एरर था आज। हम्म। तो फिर यही यही था।
वन टाइम आप प्रिपरेशन करिए, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू एग्जाम देते रहिए उस बेसिस पे। 68th के लिए मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं किया था। और फिर कैसे खुद को, और नया पेपर भी था, एसए का पेपर नया इंट्रोड्यूस हुआ, और जो मेरा स्ट्रेंथ था और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको उन्होंने क्वालिफाइंग बना दिया था। तो सडन पैटर्न चेंज था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि परफॉर्म कर पाऊंगी मैं ठीक से, और टाइम भी नहीं था ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो हो पाया क्योंकि तैयारी पहले से अच्छी थी, इस वजह से। तो आप एक बार तैयारी करिए और बैक टू बैक आप एग्जाम्स लिखते रहिए। नहीं देखो, जैसे कि तुम बताती है कि डेली हम पेपर पढ़ा करते थे, यहाँ पे तो वैसे बहुत बच्चे होंगे जो कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। तुम नहीं, अगर आप बीपीएससी के, हाँ, बीपीएससी का अगर आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, चाहे आप 69th का, 69th तो चलिए हो गया, 70th कर रहे हैं, 71st कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर को ना छोड़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर का डायरेक्ट एक लाइन उठा के आपको दे देंगे और बोलेंगे उस पे लिखिए। ऐसा रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत टिपिकल डायनामिक नहीं रहेगा। न्यूज़पेपर की चीजें उठा के दे देंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। तो न्यूज़पेपर्स मैं बोलूंगी बिल्कुल पढ़ा करिए, उसको स्किप मत करिए। सारा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक उठा लीजिए, हिंदी चाहे इंग्लिश। आपको खबर पता होना चाहिए कि क्या था, कौन सी घटना हुई थी, कहाँ हुई थी, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, बस इतना एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। 69 में क्वेश्चन भी आए ना, कुछ उसी तरीके से आए हैं कि महारानी एलिजाबेथ थी, हम्म उनकी कितने वर्ष रही थी, वो सारा का सारा पेपर में ही था। आप उस देखो। उस सर 96 ईयर्स के एज में वो एक्सपायर, वो सब न्यूज़पेपर में था, हाँ। आप सुनिए, न्यूज़पेपर सुनिए, रेडियो सुनिए, इस तरीके की चीजें आप करिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। पर प्रॉब्लम क्या हो गया ना सामने, कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो जो आजकल यूट्यूब पे आते हैं टिकटॉकर लोग, न्यूज अथी करंट अफेयर डिस्कस करने के लिए, वो टीचर कम टिकटॉकर ज्यादा हुआ करते हैं। प्राइवेट वो न्यूज वन चैनल लाइनर काम नहीं आता। काम वो काम वन बिल्कुल लाइनर भी नहीं वाला अब आता। खत्म हो गया। अब स्पीडी एडुटेरिया फेल है, मैं बोलूंगी उसके पीछे बिल्कुल मत भागिएगा। आप रेलवे का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ग्रुप डी वगैरह का, जो आप सोचेंगे कि एडुटेरिया या स्पीडी पढ़ के अगर हो जाता है। मैं पहले सोचती थी बट नहीं है, अब वो सक्सेसफुल है ही नहीं। आपको डिटेल्ड मैगजीन पढ़नी होगी, जो डिटेल्स आती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, या तो पढ़ते हुए दर्पण पढ़िए, फिर कंपाइलेशंस आती हैं वो सब पढ़िए, थोड़ा ऐसी चीजें पढ़िए। तो देखिए, ये तो मैम के बारे में था। मैम का अपना जर्नी है, साली अपना मेहनत की है। मतलब इनका पूरा अगर सुनना है तो पहले भी इस 7 में टॉप पर टॉप कर चुकी हैं। उसमें वो यूट्यूब पे है, मतलब है डाला हुआ है, वो आप सुन सकते हो वहाँ पे। हम चाहेंगे कि आप सवाल पूछें मैम से, और जितना ज्यादा सवाल पूछेंगे उतना अच्छे से ये जवाब देगी। तो इन्होंने क्या हाँ, आप किया जो सवाल उन्हें पूछिए, सफलता अच्छा हुई। लगता है इंटरेक्ट करना। हाँ, तो ये आते रहती हैं वो तो। जब सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद भी आती ही थी। बहुत बार गाइड करने के हम्म, लिए आए, फिर इंटरव्यू देने के लिए भी आए, सिलेक्शन होने के बाद भी। आज सर ने बोला आने के लिए, आज मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं था, आज हाँ, रेस्ट ही कर रहे थे। लगा कि नहीं, 2-3 दिन हो गए थे, तुम दिल्ली पहुंच गई तो तुझे बुला लेते हैं। हाँ सर, कल शाम को ही पहुंचे हैं हाँ, वापस। तो अगर तू 2-3 दिन रहना हो गया ना बिहार में तुम्हारा। जी सर। हाँ, तो ठीक है, सवाल ले लो सामने, तुम्हारा तो सब अपना ही किया हुआ है सारा सिस्टम, तो आराम से लो अपना सवाल डिस्कस करो बच्चों से। जी, किसी ने पूछा है कि मेरा मीडियम क्या था। आई थिंक किसने पूछा है, बताओ, मीडियम बताओ। अभिषेक कुमार चौधरी जी ने पूछा है। अभिषेक जी, मेरा मीडियम इंग्लिश था, मैं इंग्लिश मीडियम से थी। क्वेश्चन पूछिए, आप खुल के पूछिए, एकदम बिल्कुल बड़ी बहन की तरह हैं आप, पूछिए आराम से, सारा जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत कोई टॉपर और कोई सक्सेसफुल इंसान से बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक मैं भी आप में से ही थी, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि पहले वीडियो ऑफ करके क्लास करना होता था, अभी वीडियो ऑन करके जो है कि टॉपर टॉप कर रहे हैं। हाँ, बस ये फर्क है। तो पूछिए, आप लोग पूछिए। डायरेक्ट कॉल से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, आ, आप आप हाँ, वॉइस में पूछ पूछ सकते हैं सकते डायरेक्टली। राज किशोर जी ने पूछा है मुझसे हैं। कि जॉब के साथ कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। राजकिशोर जी, अब इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं फुल टाइम डिवोटेड थी प्रिपरेशन में। मैंने कभी जॉब के साथ या वैसे नहीं प्रिपेयर किया। कॉलेज के साथ किया था मैंने, लेकिन उस टाइम पे कोविड का टाइम था, तो कॉलेज ऑनलाइन होता था। ऑफलाइन के साथ मैंने मैनेज नहीं किया है। ऑफलाइन जब हो गया था लास्ट सेमेस्टर में, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन देखिए, जॉब के साथ अगर जॉब का टाइमिंग अगर आपका 9 से 5 या 9 से 6 इस तरीके की टाइमिंग है, तो आप रात का टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने
मतलब आपको रेस्ट करने का टाइम कब मिलेगा, खाने का टाइम कब मिलेगा, सोने का टाइम कब मिलेगा, थोड़ा वहाँ से मैनेज कर सकते हैं आप। यही किया जा सकता है। देखिए, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ राजकिशोर जी, ऐसा है कि जॉब के साथ तैयारी करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, सबसे ज्यादा चीज जो डिमांड करता है वो कॉमन सेंस का डिमांड करता है कि आपके पास कितना कॉमन सेंस है। आप उसके यूपीएससी के सिलेबस में भी पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ आता है कि प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाएंगे जो कि एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति से उत्तर उसकी अपेक्षित हैं। हुँ, बिल्कुल ये लिखा हुआ उसमें है, आप जाके पढ़ के देखिए। और कॉमन सेंस के बेसिस पे अगर आप एक मैच्योर पर्सनालिटी है आपकी, आपका बिहेवियर ऑफिसर की तरह है, आपका थिंकिंग लेवल ऑफिसर की तरह है, तो ये तैयारी करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बिल्कुल भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। 4 से 4 घंटे निकालिए, जो हम लोग पढ़ाते हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल वालों को अलग से पढ़ाते हैं उसमें, उसका अपना बैच रहता है। उसमें हम लोग कहते हैं बच्चों को कि 4 घंटे से 6 घंटे मिनिमम 4 घंटे पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे पढ़िए, उतने की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा आपकी आवश्यकता नहीं। पहली बात ये है कि आपने जॉब लिया है, इसका मतलब है आप में कुछ ना कुछ पोटेंशियल या टैलेंट था तभी तो आपने जॉब लिया है। आपकी तैयारी पहले से है, अगर तैयारी इस फील्ड की नहीं है, दूसरे फील्ड का भी जॉब है, तो एटलीस्ट आप मेहनत करने के लिए जानते हैं कि मेहनत किया कैसे जाता है, ठीक है? तो आप 4 से 6 घंटे पढ़िए, जॉब के साथ तैयारी करना है। आपको इसका डिटेल में अगर आंसर देना हो तो मैं संजय सर को बुला लूँगा। संजय जी हमारे ही हुँ, इन्हीं के सालनी के साथ ही वो भी आते थे। संजय जी का एज भी काफ़ी है, वो 33 साल की उम्र तक तो वो सेना में रहे थे, फिर 10-12 साल से बैंक में हैं। वो बताते थे कि सवेरे 8 बजे हम निकलते थे, रात में 8 बजे घर आते थे। धूप तो देख ही नहीं पाए आज तक जीवन में, विटामिन डी का लेवल खत्म हो गया। बैंक का शेड्यूल कितना हेक्टिक होता है आप जान रहे हैं। उसके बाद भी उनका 96 रैंक है, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी होने वाले हैं, 67 बीपीएससी से। वो अभी मैं मैसेज कर दूं तो अगर वो फ्री होंगे तभी आ जाएंगे। शालिनी पहचानती भी है उनको, सब लोग साथ में रहते थे, जी, इसी जी। प्लेटफॉर्म पे थे। उनका मैसेज आया था मुझे 2 दिन पहले। हाँ, हाँ। हाँ जी, सर बहुत संजय जी बहुत अच्छे कोऑपरेटिव इंसान है, तुम देखो कि मैं उनका नाम ही लेने वाली थी कि संजय जी का, कि वो जॉब के साथ मैनेज किए हैं। तो जॉब के साथ देखिए वही है कि आपको ना अपना टाइम जहाँ पे बच सकता है वहाँ बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये सपना आपका है, आपको जीना है, सपने आपको पूरे करने हैं, तो मैनेज भी आप ही को करना पड़ेगा। वीकेंड्स जो मिलते हैं आपको, सैटरडे संडे अगर छुट्टी मिलता है या संडे ही छुट्टी मिलता है या कोई त्योहार पे, वैसे भी बहुत फेस्टिवल्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी छुट्टी, तो मंथ में 1-2 छुट्टियाँ ऐसे भी एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। आप उनको यूटिलाइज़ करिए, छुट्टियों को बेस्ट यूटिलाइज़ करिए। अगर आप नॉर्मल दिनों में थोड़ा कम भी करते हैं तो। बाकी तो 4 छुट्टी तो संडे संडे ऐसे ही हो गया, और बाकी 1-2 छुट्टी और भी मिल जाती है। तो 6-7 छुट्टी हो जाता है मंथ में। तो उनको अच्छे से यूज़ करिए। छुट्टियों में अगर आप 10-12 घंटे खींच लेते हैं, तो फिर आप नॉर्मल भी मेन स्ट्रीम में रहेंगे, नहीं, ये शालिनी रहता ने है। जब पढ़ाई की थी ये तो लास्ट टाइम में वो 2 महीने के आसपास ही मेंस का पढ़ाई की थी और 2 महीने में 12 घंटे हुँ। 14 घंटे तक पढ़ती थी। मैंने सिर्फ़ 2 महीना, ढाई महीना मैंने मेंस का तैयारी किया है, सिर्फ़ ढाई महीना। ढाई महीने में ही, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं उसमें आपको बता दूँ 14 घंटा मैं पढ़ती थी, मेरा वो टाइम रहता था, 14 आवर्स स्टडी। 13, 14, 15 ऐसे पहुँचता था मेरा। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। ना नोट्स, नोट्स मैंने खुद बनाए हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उन्हीं ढाई महीनों में, इंक्लूडिंग ऑप्शनल। और उसी में मैंने तैयारी की, उसी में मैंने पढ़ा, रिविज़न किया, लिखा, राइटिंग प्रैक्टिस एवरीथिंग वही ढाई महीनों में। और उसी के मेहनत से सिलेक्शन भी हुआ है। वो ढाई महीने मेरे सक्सेसफुल और रहे। मैं बता दूं तो कि लोग इसके पता है क्या करते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं और फिर वो 4-5 साल लग जाता है उनको। उन इसके गलतियों को मतलब अवॉइड करिए। एक चीज तो इतना है कि शालिनी के जीवन का ये पहला फॉर्म था, बीपीएससी का ये पहला फॉर्म भरी थी। पहली हुँ। बार में ऑफिसर बनी थी, उसके बाद फिर बीपीएससी का ही फॉर्म भरी है, दूसरी बार फिर ऑफिसर बनी। इसके अलावा आज तक जीवन में इसने कोई फॉर्म भी नहीं भरा। एग्जाम देने के बाद तो छोड़ो, फॉर्म भी नहीं भरी है ये। आप सोच हाँ, सकते मैंने हैं। ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 ही एग्ज़ाम के फॉर्म भरे थे, अब दो और ये वो दोनों में यही टॉप दोनों किया, एग्ज़ाम थे, और तीसरा वही बीपीएससी 70वीं 69 69। सॉरी, पर अब वो वो भी मैंने क्वालिफाइड दिया है। नहीं। वो तो हम लोगों ने हाँ, बोला प्री कि हो गया छोड़ था। दो, जूनियर को लेने दो, तो ये बोले अच्छा ठीक है सर छोड़ देते हैं। तो ये इतने मतलब कि क्या कहते हैं कि कोई छोड़ता नहीं है कि चलो हम 5 बार बीपीएससी निकाल के दिखाएंगे, बट इन्होंने छोड़ा कि सर नहीं, मेरा हो गया है, मैं नहीं जाऊंगी, दूसरे को लेने दिया जाए जॉब। ठीक है, तो अगला सवाल पूछिए इनसे। ऋतिकेश कुमार जी का एक क्वेश्चन था कि मैं न्यूज़पेपर कौन-सा पढ़ती थी? तो न्यूज़पेपर ना मैं द हिंदू पढ़ती थी। फिर बीच में मैंने एक आध महीने मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था। बाकी मैं द हिंदू ही पढ़ती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। और ऋतिकेश और जी से हम ये कहना चाहेंगे कृष्णकांत। कि ऋतिकेश जी आपका नाम जो है ना 2-3 बार सर्वर में पकड़ा गया था।
आप बार-बार जॉइन कर रहे थे और लीव कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से बिना किसी एरर के, बिना किसी टेक्निकल इश्यू के जॉइन करते हैं और लीव करते हैं, अगर स्टाफ उसको पकड़ लिया तो सेंट्रल सिस्टम से ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद फिर आप चाह के भी कोई प्रोग्राम जॉइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्चुअली में सर हम ड्यूटी में रहते हैं, ठीक है, अभी भी ड्यूटी में ही है। अच्छा अच्छा, नहीं तो आप लिख दें कि मेरा इशू है या फिर कुछ भी है, ये ड्यूटी है, तो वो देखता है ना, क्योंकि स्टाफ को इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छी बात है, हम आपको सलाम करते हैं कि आप ड्यूटी के बावजूद भी आप ज्वाइन किए हो इस प्रोग्राम को। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू ऋषिकेश जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। पूछिए, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। किन्हीं का कोई सवाल है? कृष्णकांत जी पूछ रहे थे कुछ कि ईयर गैप मैटर करता है क्या इंटरव्यू में। तो ईयर गैप जैसी कोई चीज मैटर नहीं करती है। अगर आपने ईयर गैप में कुछ किया है और कुछ नहीं भी किया है तो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग तैयारी में भी काफी टाइम लगाते हैं। तो ईयर गैप जैसी चीज मैटर नहीं करती अगर आप उसे जस्टिफाई कर देते हैं तो। हाँ, जस्टिफाई कर देते हैं तो ज्यादा, अगर लंबा हो चुका है गैप, उसको अगर जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बट बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हाँ लेना इस बात को। लोग सफेद झूठ बोलते हैं इंटरव्यू में, वो सिखा भी देते हैं सफेद झूठ कैसे बोला जाता है। ठीक है, ये करते थे सर, वो करते थे, और उसको जस्टिफाई करने का तरीका भी सिखा देते हैं। उसके लिए टेंशन नहीं लेना। गैप हो गया तब आप क्या कीजिएगा, आपके हाथ में कुछ है नहीं, जो है उसमें काम कीजिए। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ये सब कुछ नहीं होता है यार गैप वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, बोले हैं कि एससे के लिए क्या किया जाए? बताओ सर, जैसे कि बताओ। ऐसे के लिए ऐसे के लिए दो तीन चीजें आप कर सकते हैं। जैसे ऐसे के लिए आप मैक्सिमम रीडिंग करिए, कुछ अच्छे कोटेशंस वगैरह का स्टॉक रखिए। जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, सोसाइटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कुछ ऐसे फिलोसफीज हो गए, है ना, फिलोसोफर्स हो गए, उनके कोटेशंस वगैरह को ना इकट्ठा करके रखिए। ये सारे टॉपिक्स पे, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इन सब टॉपिक्स पे ना कुछ कुछ अच्छे अच्छे कोटेशंस इकट्ठा करके रखिए। और सोचिए कि जहाँ पे अगर कहीं भी आपको कुछ लिखने का मौका मिले तो आप कुछ कोटेशंस को कोट कर सकते हैं। ठीक है। और महात्मा गांधी जी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, फिर हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण हो गए, राम मनोहर लोहिया जी हो गए, और विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध, इन सब के कुछ कोटेशंस, कुछ फिलोसफीज होती हैं। ठीक है, कि उन्होंने ऐसा बोला था, विवेकानंद जी ऐसा बोलते हैं, राम मनोहर लोहिया ऐसा सोचते हैं। इस तरीके की चीजें ना, उनके थॉट्स को, अपनी बातों को उनके थॉट्स के जरिए प्रूव करके दिखाना है उसमें, जब आप ऐसे लिखते हैं तो इन सब से बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सब कोशिश करना है। स्टोरीज तो आप बना ही लेंगे, है ना, कि ऐसा है कोई भी टॉपिक अगर मिला आपको तो स्टोरीज क्रिएट हो जाती हैं। और कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग जब आप करते हैं तो वो बहुत बहुत दमदार होना चाहिए कि पढ़ने वाले को ना मतलब मजा ही आ जाए, ऐसा लगे। ठीक है, कुछ एनेक्डोट से शुरू करिए, कोई स्टोरी दे के शुरू करिए। ठीक है, कुछ जी कोटेशन से शुरू करिए। तो आपका, क्योंकि जो आपका जो इन्विजिलेटर होगा ना, वो पूरा 8 पेज का ऐसे नहीं पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ता है वो 1 डेढ़ पेज शुरू के देखेंगे और लास्ट वाला 1 पेज कंक्लूजन का देखेंगे। कंक्लूजन में अपने शब्द बताइए, आप अपने भाव प्रकट करिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है, आपको लगता है कि नहीं, इसे इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप अपने कुछ अच्छे तरीके बताइए, इनोवेटिव आइडियाज़ दीजिए। ठीक है? और जब भी आप ऐसे का आपको एक टॉपिक मिलेगा ना, जैसे 4 टॉपिक दिए हैं, 1 सेलेक्ट करना है, तो चारों के बारे में पहले विचार करिए कि आप किसमें आपके पास ज्यादा कंटेंट है लिखने के लिए। किस एस्से में आप डायनामिक उसको लेकर के जा सकते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव पे सोच सकते हैं। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एनवायरमेंटल, हर हर चीज से उसको जोड़िए। ठीक है, उसका इम्पैक्ट एक इंसान पे क्या पड़ेगा, देश पे क्या पड़ेगा, समाज पे क्या पड़ेगा, पूरे विश्व पे क्या पड़ेगा, पूरे यूनिवर्स पे क्या पड़ेगा, है ना, इस तरीके की चीजें। हर एक डायमेंशन पे आप जितना डायमेंशन आप सोच सकते हैं उतना डायमेंशन सोचिए। इलेबोरेट होता जाएगा, शब्दों की आपको कमी नहीं होगी अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। और एक ना पहले ब्लूप्रिंट तैयार करिए। एक पेपर मिलता है, उसमें एक्स्ट्रा पेपर्स रहते हैं, तो पेपर जी उठाइए और उसमें लिखना शुरू करिए कि आप ये पॉइंट्स लिखेंगे, आप इस तरीके से इंट्रो देंगे, इस तरीके से बॉडी देंगे, इस तरीके से कंक्लूड करेंगे। पूरा एक एक पेज पे रफ आइडिया बना लीजिए और तब उसको लिखना शुरू करिए। बहुत आसान हो जाता है ऐसे लिखना। फिर मैंने ऐसे ही किया था। मैंने 1 हफ्ते में ऐसे की तैयारी की थी, क्योंकि 68th में भी ऐसे के लिए टाइम नहीं था। तुम ऐसे बोल रहे हो ना, सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। तुम्हारा नहीं एजुकेशनल नहीं बैकग्राउंड सर, पता नहीं है। मैं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है वो ना सर, वो एक कह सकते हैं कि हाँ, हैबिट है, लेकिन बच्चे सबके सब पढ़ाई से जुड़े हुए हैं ना, तो उनके लिए भी मुश्किल नहीं होगा अगर थोड़ा सा स्मार्टली चले तो। हाँ बिल्कुल, नहीं स्मार्टली होगा चलने से मुश्किल। ही देखो, जैसे ऐसा है कि आपको अगर जनरल बातें पता है, आप अच्छा बात बनाने के लिए, बात करने के लिए जानते हैं, तो ऐसे हो गया।
इससे ज़्यादा ऐसे में क्या हम्म। है, जहाँ तक सेक्शन 3 है जो बिहार वाला ऐसे है, तो बिहार के कोटेशन को समझिए, देखिए, पढ़िए, बहुत सारे कोटेशन है, 1500 कोटेशन और के आसपास तो कोटेशन जिस तरीके से लिखी रहती है ना, जरूरी नहीं है कि उसका सिर्फ एक ही डायमेंशन बनेगा। हाँ, उसके मान इम्प्लाइड लीजिए मीनिंग कि पे आपको जाएंगे। ना कोई लाइन दे रखी है, मान लीजिए कि एक ऐसे दिया है कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, ठीक है, जो गांधी जी का कोटेशन है, ठीक है, कि जो गरीबी जो होता है वो हिंसा का सबसे बुरा क्या रूप बोलते हैं होता उसको है, स्वरूप हिंदी में, होता आपके है। रात से बुरा रूप होता है। उस तरीके से जी आप जी देख लीजिए, है ना। तो उसमें क्या करेंगे लोग, सिर्फ हिंसा को ही दिखाएंगे या गरीबी को ही दिखाएंगे, इस तरीके की चीजें दिखाएंगे ना। बट आप ऐसे दिखाइए ना कि वो कैसे उस चीज से रिलेटेड है। मतलब अगर गरीबी ना हो तो कैसे हिंसा रुक सकता है ना। हिंसा और गरीबी कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर कितने टाइप के हिंसा होते हैं, उसमें गरीबी कैसे कैसे इम्पैक्ट करती है। अब क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई गरीब लड़का है, ठीक है, वो उसको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, तो वो भी एक तरह का हिंसा है। लेकिन लोग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे नहीं सोच पाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको हर एक पर्सपेक्टिव पे सोचना है। साइकोलॉजिकल सोचिए, इमोशनली सोचिए, फिजिकली सोचिए। कि आप देखिए, मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है, वो चोरी कर रहा है खाने की चीजों के लिए, तो वो भी तो वायलेंस ही है। वायलेंस ही जी है ना वो। तो उस जी हर जी एक उस पर्सपेक्टिव पे उसको सोचिए। तो आपकी स्टोरीज बनती चली जाएंगी, आपके पास शब्दों की कमी नहीं होगी। ऐसे में सबसे बड़ी गलती पता है क्या होता है, क्योंकि हमें 8 पन्ने लिखने होते हैं, 800 शब्द 700 शब्द लिखने होते हैं। तो एक टाइम के 200 300 400 शब्द लिखने के बाद हमारे शब्द कम पड़ने लगते हैं, हम जी भूलने जी लगते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, ये होता है। तो उसमें आपको स्टोरीज पूरा का पूरा कहानी आपको पहले ही रच लेना है। 10 15 20 मिनट में पूरा कहानी रच लेना है। 3 घंटा 3 ऐसे, मतलब 1 घंटा एक ऐसे, 20 मिनट में पूरा कहानी तैयारी करिए और 40 मिनट में उसको लिखिए आराम से, हो जी जाता जी है। और ऐसे में ना कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले पन्ने आपने लिख दिए, फिर बाकी की चीजें जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया, वो अलग जा रहा है, पहला वाला पार्ट अलग जा रहा है, ऐसा नहीं है। पहले वाले पार्ट का दूसरे वाले पार्ट से लिंक बैठना चाहिए, फिर तीसरे वाले पार्ट का चौथे वाले पार्ट से लिंक बैठना चाहिए। एक सीक्वेंस में आपका ऐसे दिखना चाहिए। उसके लिए पूरा फॉर्मेशन आपको शुरू में ही करना होगा। तो शुरू के 15 20 मिनट ढंग से यूटिलाइज करिए। इतना कर लेंगे ना तो इससे बहुत स्मूथली निकल जाएगा। जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा कुछ क्वेश्चन था। जैसा कि जी सर बता रहे थे और मुझे पता है कि आपने 3 टाइम पीटी क्वालिफाई किया और शायद 3 टाइम मेंस भी लिखा है ना। नहीं, मेंस मैंने 2 ही बार लिखा था, थर्ड टाइम वाला मेंस मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया था। अच्छा ठीक है। जैसा कि 68 और 67 और 68 का जो पीटी का पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग जी 69 का पैटर्न चेंज हो गया। तो आपने किस स्टडी उसको अपनाया जिसको 68 9 का पीटी क्वालिफाई किया? क्योंकि जैसा का पैटर्न था फुल अपोजिट हो गया। क्वेश्चन का पूछने का तरीका भी ये अलग था। हम्म। खास करके ये क्या बोलते हैं करेंट से रिलेटेड। हम्म। तो आपने क्या तो स्टडी अपनाई थी? 69 का जो, अगर आपने पीटी देखा होगा, अगर आपने ठीक से उसको एनालाइज किया होगा उस पेपर को, तो आपको उसको उसमें आपको एक चीज मिला होगा जो लास्ट टाइम से या सेकंड लास्ट टाइम से बहुत डिफरेंट था। और वो ये था कि पेपर बहुत सब्जेक्टिव था। उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं था कि ये युद्ध कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था या 1956 में हुआ था। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बहुत स्टेटमेंट वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। और